किसका बेटा? डिडक्शन का इलस्ट्रेशन नंबर 5। कर देते हैं। निकालो मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालो। ATCCD का है। देखो ATCCD याद है सबको ना? उसमें 1, 1B और 2। ठीक है, 1 में कितना डिडक्शन मिलता है? 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। और अगर आप खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑफ GTI विच एवर इज लेस। ठीक है, फिर 1B में एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और 2 में अलग चीज है। इस ATCCD 2 में क्या है? एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय के हाथ में पहले सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, बाद में ATCCD 2 के अंदर उसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा, है ना? तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो। बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 1 लाख पर मंथ। ही इज एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस which is 40% of basic salary. 50% of DNS allowance form part of pay for retirement benefit. ठीक है, both Mr. A and his employer ABC Limited contributed 15% of basic salary to pension scheme referred to in ATCCD. तो इससे ये पता चल जाएगा कि कितना कंट्रीब्यूट किया, है ना? एक्सप्लेन टैक्स ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले 15% निकालो बेसिक सैलरी का। 1 लाख इंटू 12 इंटू 15%, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हमको कंपेयर करना है 10% ऑफ सैलरी से उसको। ठीक है, सैलरी का मतलब भी लिखवाया था मैंने। क्या लिखवाया था? बेसिक सैलरी इफ टर्म वाला। ठीक है, इफ टर्म वाला मतलब अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है तो वो वाला DNS अलाउंस लेंगे। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना DNS अलाउंस वो पे कर रहा है? 40%। और रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट कितना है?
उसका 50%। तो हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है। मैंने बताया था ना कि इफ वाले का मतलब मैं बताऊंगी सैलरी हेड में। दो तरीके के डीएनएस अलाउंस होते हैं। एक जो रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब समझते हो ना, रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा उसका पार्ट अगर वो बनेगा डीएनएस अलाउंस, तो उसको बोलते हैं कि इन टर्म है। और अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है डीएनएस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया है, तो फिर वो नॉट इन टर्म है। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर पहले डीएनएस अलाउंस निकालो। बेसिक सैलरी निकाली 12 लाख, डीएनएस अलाउंस निकालो उसका 40%, 12 लाख का 40%, पर उसका 50% ही है इन टर्म वाला। 2,40,000 को जोड़ दो, टोटल बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस कितना आया? 14,40,000। उसका 10% कितना होता है? ठीक है। तो 80 CCD 1 में अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम अपन को कितना डिडक्शन मिल सकता है? 1,44,000। जबकि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है? 1,80,000 का। तो जो एडिशनल अमाउंट बच रहा है उसका आप डिडक्शन कहाँ ले सकते हो? 1B के अंदर। ठीक है, या 1B पहले ले लो, 1 बाद में ले लो, जैसी मर्जी है। अब बात करो 2 की। 80 CCD 2 में कितना डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। 80 CCD 2 में कितना? 80 CCD 2 में कितना डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, तो वहां पर कितना मिलेगा मैक्सिमम? 1,44,000। नहीं आया समझ में? चलो इसको बता देते, लिख कर बता। सैलरी का कैलकुलेशन क्लियर है? अपन ने ली बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा? इन टर्म वाला। तो ये बेसिकली 12 लाख, और इन टर्म वाला 50% ऑफ डीए 1,44,000, कितना हो गया? 14,40,000। ठीक है। 10% ऑफ सैलरी इज, क्लियर है, 1,44,000। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,80,000, विच एवर इज लेस। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 44,000। कहां पर? 80 CCD 1 में। ठीक है, फिर 1,80,000 में से 1,44,000 माइनस कर दो, बचा कितना? ये आप 80 CCD 1B में ले सकते हो, राइट। अब 80 CCD 2 की बात करें तो 2 में तुमसे को टैक्स अटेंड करने के लिए बोला था। हाँ, अभी टैक्स की क्लास है। मुझे नहीं पता था तेरे को बुला रही है श्रद्धा टैक्स में। तूने बेसिक से कुछ भी लेक्चर्स देखे हैं टैक्स के? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ सुन ले। समझ में नहीं भी आएगा तो भी बेसिक्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो खैर मैं पुराने कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो वो तो नहीं आएगा। हाँ, 2 में कितना है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगेन 1,80,000 है। जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, और 10% ऑफ सैलरी, वो कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा, whichever is less। तो कितना मिलेगा? तो ये हो गया टोटल डिडक्शन। ठीक है, अभी क्या कंफ्यूजन बची इसमें? कुछ नहीं बची। अब मुझे बताओ, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाता है तो कितना मिलेगा?
नहीं, किसका मिलेगा? 80CCT2 का मिलता है अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, तो मतलब ये वाला मिल जाएगा, है ना? ठीक है, और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? सारे हो गए? ठीक है, चलो अभी डिडक्शंस कंप्लीट करेंगे अपन। लास्ट सेक्शन अपन ने कौन सा किया है बेटा? RRB। चलो 80 TTA, है ना? 80 TTA में आओ, सेक्शन 80 TTA। देखो मॉड्यूल में देखो 80 TTA किस चीज के लिए है? हाँ, CCH करेंगे, आज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम, सिंपल है बहुत। आपका सेविंग अकाउंट है, सबका सेविंग अकाउंट होगा, उस पर इंटरेस्ट आता होगा। पहले वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़ता है, कौन से हेड के अंदर? अदर सोर्स के अंदर, वो आपकी इनकम का पार्ट बन गया। ठीक है, फिर बाद में जाकर आप 80 TTA के अंदर उसका क्या ले सकते हो? डिडक्शन। पर मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 तक का मिलता है, बस इतना सही है। ठीक है, कि आपने इंटरेस्ट को पहले अपनी इनकम में जोड़ा अदर सोर्स के अंदर, और फिर बाद में आपको 10,000 तक के इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। मतलब 10,000 तक के इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं देना है, सिंपल है। हाँ, चलो लिखो 80 TTA लिखो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इसका डिडक्शन तो हर कोई लेता है क्योंकि सबको सेविंग मिल रहा होता है ना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी होता है, ये पता है ना? हाँ। एलिजिबल एसएससी कौन है लिखो, बिल्कुल लिख लो, इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या लिखोगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लेस। तुम लोग तो शॉर्ट नोट्स बनाना सीख ही चुके हो अब मेरी क्या जरूरत रह गई है तुम लोगों को? इंटरेस्ट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लेस।
अच्छा, जो सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उनके लिए अलग सेक्शन है टीटीबी, तो उनको टीटीए के अंदर डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका नोट लिख लो। अंडर सेक्शन टीटीए, 80 टीटीए लिखना पूरा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए is not available to resident senior citizens. Resident senior citizens eligible for deduction, eligible for deduction, क्या बेटा किसके बाद, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, अंडर under section 80 TTA is not available to resident senior citizen eligible for deduction under section 80 TTB. 80 TTB देख के बताओ मुझे क्या कहता है। भव्य रह गई थी एक्सप्लेन करने के लिए। चलो पढ़ लो सब लोग, भव्य एक्सप्लेन करेगी। हाँ, सीनियर सिटीजन, ठीक है। मतलब जो इंटरेस्ट मिला है वो उसकी इनकम में पहले इंक्लूड होगा, राइट, ठीक है। विच एवर इज लेस, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी हो गई, 50,000, ठीक है। बाकी नॉर्मल के लिए टीटीए में लिमिट कितनी हो गई, 10,000, ठीक है। और हाँ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन टू पार्टनर मेंबर वेयर डिपॉजिट हेल्ड बाय फर्म एओपी और बीओआई। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है फर्म में, एओपी पे, बीओआई में, और वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट पे डिडक्शन नहीं है ना, समझ गए। चलो लिखो, क्या लिखोगे, सबसे पहले एलिजिबल एसएससी लिखो, फिर अमाउंट ऑफ डिडक्शन लिखो। हाँ, या डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं अपन। वो एओपी बीओआई वाला याद नहीं रखने की जरूरत है, टीडीबी के उसमें ही लिख लो, हेडिंग में ही लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, सिर्फ इन तीनों में मिलेगा, तो एओपी बीओआई फर्म की बात ही नहीं आती। हेडिंग में लिख लो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक, हाँ ठीक है ना, उसके नीचे लिख लो कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। एलिजिबल एसएससी, हाँ।
एसी ऑन कर दो प्लीज। लिख लिया? बस इतना ही निकला है, ठीक है। अच्छा, एक नोट डालो अलग से, वो इसका नहीं है, वो अलग से एक नोट है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जे जे ए। क्या था 80 जे जे ए? 80 क्यू क्यू बी, वो रॉयल्टी है ना। और आर आर बी भी क्या था? रॉयल्टी। ठीक है, ये तीन सेक्शंस में डिडक्शन तब मिलेगा जब आप रिटर्न टाइम से फाइल करोगे। ठीक है, लिखो। इज अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जे जे ए क्यू क्यू बी आर आर बी is allowed only if is allowed only if assessee files return of income, only if assessee files return of income up to due date of return filing under section 139(1). रिटर्न फाइलिंग का डेट का सेक्शन है ये 139(1). चलो, सीसीएच निकालो, पढ़ो क्या बोलता है सीसीएच। सब लोग पढ़ लो, फिर देखते हैं कौन एक्सप्लेन करेगा। अब हाँ हाँ, सीसीएच। अग्निपथ स्कीम के बारे में सुना है तुम लोगों ने? गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। एनरोलमेंट ऑफ इंडियन यूथ इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 2022 में लॉन्च की है गवर्नमेंट ने ये स्कीम, और 2023 में ये आ गया सीसीएच, नया सेक्शन। ठीक है, चलो पढ़ो। हाँ, अग्निवीर कॉर्पस फंड है। अग्निपथ स्कीम के अंदर जो पर्सन अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसको डिडक्शन मिल रहा है।
देखो डिडक्शन कितना मिलेगा। दो है ना, ATCCH1 और ATCCH2, है ना। जैसे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हुआ था ना, कि वो पहले आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है, फिर उसका डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है, वैसे ही होगा। हाँ, पढ़ा, बाकी लोगों ने भी पढ़ा। वरुण, तेरे पास बेसिक्स के लेक्चर है? हम्म। अकाउंट्स में देख लिया तूने जो मिस हुआ था तेरा सैटरडे को? नहीं, तूने एक देख लिया था, सेकंड वाला देखा क्या? देख लिया है, हाँ। अभी अगर तेरे पास ईयरफोन्स है तो अभी कंप्लीट कर लेना उसको। किसी के पास है ईयरफोन्स? ये डिडक्शन अभी खत्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं सैलरी हेड चालू करूंगी नेक्स्ट, है ना। मैं सोच रही थी आज ही स्टार्ट हो जाएगा, बट आज मुझे मुश्किल लग रहा है, तो कल से स्टार्ट करेंगे 9 बजे। तो फिर तू पूरा तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल से रजिस्टर लेकर आना टैक्स का, तो वो कल से तू पढ़ पाएगा। हाँ, चलो, बहुत सिंपल सा है ना। गवर्नमेंट की एक स्कीम है, क्या स्कीम है वो? अग्निपथ स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट एनरोल करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। अब जो भी अग्निवीर पैकेज है जो गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है, उस स्कीम के अंदर ना, जो एनरोल्ड यूथ है आर्म फोर्सेस की, उनको जो पैकेज पे कर रही है, उसका 30% उनको क्या करना पड़ता है? अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उतना ही गवर्नमेंट पे करती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब जितना एक पर्सन ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, उतना उसको क्या मिल जाएगा? 80 CCH1 में डिडक्शन मिल जाएगा। और गवर्नमेंट ने जितना कंट्रीब्यूट किया, 2 में मिल जाएगा। पहले वो सैलरी में उसके जुड़ेगा, फिर उसका क्या मिल जाएगा? उसको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? कितने परसेंट? 30% का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है ना। बस, और कोई बात बोली क्या? एग्जामेशन वाली क्या बात बोली? हाँ, 2 का डिडक्शन मिलेगा, जैसे 80 CCD 2 का मिलता था, ठीक है। अच्छा, ये एग्जामेशन की क्या बात बोली? एग्जामेशन ऑन पेमेंट फ्रॉम अग्निपथ कॉर्पस फंड। जो कॉर्पस फंड है उससे 80 को या उसके नॉमिनी को पैसा जब मिलेगा, कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं तो कभी तो मिलेगा ना, ठीक है। तो जब मिलेगा तो उनके हाथ में क्या रहेगा? एग्जाम रहेगा, ठीक है। क्लियर है? लिख ले इसको। चल,
डालो 80 CCH contribution to अग्निपथ स्कीम। ठीक है, इसमें लिख लो एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023, एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर 24-25 से लागू हुआ है ये सेक्शन, मतलब अपने अटेम्प्ट के लिए नया सेक्शन है। ठीक है, 2023 बेटा। एलिजिबल एसएससी लिखो, लिखो इंडिविजुअल enrolled in Agnipath scheme, individual enrolled in Agnipath scheme and subscribing to Agniveer Corpus Fund, on or after 1/11/2022, ठीक है। फिर लिखो 80 CCH1 अमाउंट ऑफ डिडक्शन लिखवा रही हूँ, 1 में और 2 में है ना। 1 में लिखो 100% ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, 100% of his contribution to Agnipath Corpus Fund या अग्निवीर कॉर्पस फंड, 100% of his contribution to अग्निवीर कॉर्पस फंड। फिर लिखो 80 CCH2 100% of central government contribution, 100% of central government contribution to Agniveer Corpus Fund। ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट, हाँ ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट इट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, first it will be taxable under head salary, and then employee can claim deduction, and then employee can claim deduction under section 80 CCH2। नोट डालो, ताने पानी पी ले बेटा। नोट डालो, नोट नंबर 1, any amount received by assessee, any amount received by assessee or his nominee
from Agniveer Fund or his nominee from Agniveer Fund is fully exempt. From Agniveer Fund is fully exempt. Second डालो. As per this scheme, 30% of 30% of Agniveer package should be contributed to Agniveer Fund. Should be contributed to Agniveer Fund by assessee as well as central government. ठीक है. देखो अपने सारे सेक्शंस हो गए, सिर्फ 10 ये जो आखिरी सेक्शन दिया हुआ है ना, इसको छोड़कर. ये बहुत ही कम रेलेवेंट है अपने लिए, इसको अपन आखिरी में डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चंस कुछ कुछ बचे हैं, वो एक बार देख लो. एक ये इलस्ट्रेशन 19 डिस्कस कर लेते हैं. निकालो 19th वाला इलस्ट्रेशन. पेज नंबर 6.72. बचा कैसे बच गया? तेरा ही क्लास छूटी थी उस टाइम, तो नहीं करवाया था. जी जी ए बचा है. अच्छा ये रेलेवेंट नहीं था इसीलिए नहीं करवाया था. चलो इसको भी पढ़ लेते हैं अभी, है ना. एक बार रीड करते हैं. ठीक है. देखो एलिजिबल एसएससी कौन है? साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेसेस को तो अलग डिडक्शन मिल जाता है. कहाँ पे मिल जाता है? पीजीबीपी में मिल जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर कौन है? और एनी एसएससी नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर हेड पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी नहीं लग रहा है तो वो 35 नहीं लग रहा है. ठीक है. तो वो यहाँ पे ले लेगा डिडक्शन, है ना. तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन will be eligible for deduction under 80 GGA only if they have exercised the option of opting out. ठीक है. डोनेशन किस किस को देंगे तो डिडक्शन मिलेगा? डोनेशन का डिडक्शन मिल रहा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए. ठीक है. रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन. ठीक है.
और ये अप्रूव्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 35 वाले में। 35 वाले में अपन ने पढ़ा था ना कि अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी और, हाँ। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है देखो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी अगर अप्रूव्ड है तो भी चलेगा, ठीक है। सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी अगर आप दे रहे हो तो भी चल जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है देखो, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि अगर आप रूरल डेवलपमेंट के लिए किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट को डोनेशन दे रहे हो तो, ठीक है। ये इसके बाद थर्ड पॉइंट में जो पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ, उसमें बस यही लिखा हुआ है जो अपन ने 35 में भी पढ़ा था, कि आपने डोनेशन दे दिया, उसके बाद उसका अप्रूवल छिन जाता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, पब्लिक सेक्टर कंपनी या लोकल अथॉरिटी या एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट जो कि अप्रूव्ड है बाय नेशनल कमिटी ऑफ कैरिंग आउट एनी एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम, ठीक है। यहाँ पर भी सेकंड पैराग्राफ में वही लिखा है कि सब्सिक्वेंटली अगर वो अप्रूवल छिन जाता है तो उससे आपका डिडक्शन नहीं हटेगा, नहीं छिनेगा, ठीक है। फिर रूरल डेवलपमेंट फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और एनी सम बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में आप अगर डोनेशन दे रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कितना डिडक्शन मिलेगा वो पढ़ो, अगर पीजीबीपी हेड में ले रहे हो तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। मतलब 100% मिलेगा, बस कैश में डोनेशन नहीं होना चाहिए ना, कितने अमाउंट से ज्यादा, बस, ठीक है। लिखना है इसको, इतना रेलिवेंट नहीं है ये, ठीक है। और कुछ तो नहीं छूटा है, चलो आओ, कहाँ पर आ जाओगे, इलस्ट्रेशन 19 में आ जाओ। हम्म, क्या क्या इनकम है उसकी, बिजनेस इनकम है, कंप्यूट करके दी हुई है 1,35,000 की। लॉटरी इनकम है 1,20,000 की। लॉटरी इनकम के अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन मिलता है क्या, नहीं। ही ऑल्सो हैज
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ 30,000 विद बैंक, ठीक है, 61 ईयर्स है उसके, याद रखना। He invested an amount of 1,50,000 in public provident fund account. What is the total income of Mr. A? चलो निकाल के दिखाओ उसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब डिडक्शंस माइनस करने के बाद। वन लाख 5,000 कैसे आएगी? वन लाख 5 है क्या? नहीं, मैं कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, पर साफ साफ दिख रहा है। देखो 1,35,000 उसकी इनकम है, 1,20,000 के अगेंस्ट तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो मैक्सिमम डिडक्शन उसको कितना मिल सकता है? 1,35,000। उसका 80C में ही जा रहा है 1,50,000, ठीक है। अब 1,50,000 जोड़ दो, 30 और जोड़ दो, 1,80,000 का मैक्सिमम डिडक्शन उसको मिल सकता था, बट रिस्ट्रिक्टेड टू टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 1,35,000। 1,35,000 माफ हो जाएगा, बाकी 1,20,000 लॉटरी की इनकम है, उस पर तो टैक्स देना है 30% से, है ना। 1,20,000 इज द टोटल इनकम। नहीं आया समझ में? आ गया? पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालना सारी इनकम्स को ऐड करके। अच्छा 30,000 भी तो उसकी इनकम में जुड़ेगा, 1,35,000 प्लस 30, ऐसे। पहले जीटीआई निकालना, पीजीबीपी की इनकम, हाँ, अदर सोर्स की इनकम में दो चीजें, एक इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट और एक लॉटरी। पीजीबीपी आपका 1,35,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो, इंटरेस्ट है 30 और लॉटरी 1,20,000, तो ये कितना हो गया? 1,50,000। टोटल ग्रॉस जीटीआई कितना आ गया? 2,85,000। अब डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, 80C में कितना मिल सकता है? 1,50,000। 80TT कौन सा लगेगा, ए की बी? बी। 30,000, टोटल 1,80,000, बट रिस्ट्रिक्टेड टू पीजीबीपी इनकम एंड इंटरेस्ट 1,65,000, 1,65,000, टोटल इनकम आ गई 1,20,000, ठीक है। चलो खुद से सॉल्व करो इलस्ट्रेशन नंबर 20।
बन रहा है? कोई कंफ्यूजन है? सेक्शन अगर याद नहीं हो तो रजिस्टर पलटा लेना, क्योंकि ज्यादा सेक्शंस लग रहे हैं ना इसमें।
प्रीमियम पेड, हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ मतलब इनर साइड शो करने को बोल रही है ना।